दोस्तों, आप सबको सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं परमानंद कुमार। और आज मैं एक टॉपिक पर आप लोग से बात करना चाहता हूं कि मधुबनी पेंटिंग, आखिर मधुबनी पेंटिंग का इतना नाम क्यों फेमस है, क्यों इतनी प्रसिद्धि है, या ये है क्या, कब से ये शुरुआत है हमारे देश में। तो चलते हैं इस टॉपिक पर। आज मैं सरसरी निगाह डालता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग जो है, ये मधुबनी जिला के नाम से ही आप जान लीजिए कि मधुबनी जिला का ये पेंटिंग है जो पूरे देश लेवल पर, पूरे विश्व लेवल पर विश्व विख्यात हो गया। तो ऐसा हुआ कैसे? तो इसके पीछे आप चले 1942 ईस्वी में, जब हमारा देश गुलाम था। और जब हमारा देश गुलाम था, उस गुलामी की दास्ता में हमारा भारत में मिथिला पेंटिंग पनप रहा था या पनप लिया था। और 1942 ईस्वी से पहले ही हमारे देश में मिथिला पेंटिंग का उत्पत्ति हो चुका था। मिथिला पेंटिंग जो है 1942 ईस्वी की जो संदर्भ है, इसमें हमारे इतिहासकारों ने चर्चा किया है कि यह मिथिला पेंटिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट लंदन आर्ट ऑफ गैलरी ले गया और वहां पर प्रदर्शनी उसका लगाया। आप लंदन आर्ट गैलरी का भी तस्वीर देखेंगे। और वहां जाने के बाद वहां पे प्रदर्शनी लगी हुई थी। यानी कि हमारा मिथिला पेंटिंग इतना बड़ा गौरव था, वो विदेशों में उसकी आर्ट गैलरियों की शोभा बढ़ा रही थी। उस जमाने में जब हमारा देश, हमारा मुल्क, हमारा ये वतन गुलाम था। अब 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली। इसके बाद हमारा ये पेंटिंग कला निखरते गया, निखरते गया, निखरते गया। आज 2024 का साल में मिथिला पेंटिंग और अधिक पल्लवित, पुष्पित हुआ है। और ये मिथिला पेंटिंग का श्रेय हमारे देश की उन माताओं को जाता है, उन महिलाओं को जाता है जो शादी विवाह में या किसी पूजा पाठ में, किसी अनुष्ठान में, किसी तरह का संस्कार में हमारे गांव में, घरों में दीवारों पर चित्र बनाया करती थी। वही चित्रकला डेवलप होते होते, विकास होते होते, इतने दशकों के बाद वह आज का यौवन रूप में है। आज इतनी उन्नति उस पेंटिंग का आज हुआ है। और ये मिथिला पेंटिंग यूं कहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि यह चित्रकला जो है पूर्णतया एक महिला चित्रकला शैली है। ये एक महिला चित्रकला शैली है। महिला लोगों ने, महिला माताओं ने, माँ बहन ने इस चित्रकला को शादी ब्याह में घरों के दीवारों पर करता था। और उस समय रंग भी नहीं होती थी, तो गांव में जो प्रकृति का पेड़ पौधा है, जड़ी बूटी वाला पत्ता है, साग पात है, उसी से, उसके फूलों से रंग बना करके और कलर किया जाता था, पेंटिंग की जाती थी। तो यह बहुत ही अद्भुत रहस्य है कि हमारी माँ बहनों ने इस चित्रकला को जीवित रखी और पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आने वाले छोटे छोटे बच्चों को, वो जब बच्चा वो वयस्क हुआ, बचपन से ये विरासत में हमारी मिथिला पेंटिंग सीखा करते थे। और इस तरह से आज इसका बृहत रूप देखने को मिलता है कि मैं भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि मिथिला पेंटिंग आखिर इतना फेमस क्यों है। दोस्तों, ये मिथिला पेंटिंग जो है विदेशों में या अभी बहुत जगह, जापान में आर्ट गैलरी में हमारा मिथिला पेंटिंग को, जापान का माची शहर है, उस शहर में तो दोस्तों वो ये बना लिया है, लाइब्रेरी बना लिया है, आर्ट गैलरी बना लिया है, और मिथिला पेंटिंग के नाम से है, मधुबनी पेंटिंग के नाम से है। ये चित्रकला इतना विश्व प्रसिद्ध है। और विदेशी जो आते हैं हमारे यहाँ पर्यटक, वो $100, $50 हाँ, $200, $500 में इसको खरीद कर ले जाते हैं। $500 का मतलब है दोस्तों कम से कम 40,000 रुपया, 50,000 रुपया। तो इतनी शिद्दत से वे लोग हमारे पेंटिंग की सराहना करते हैं, हमारी इस धरोहर की सराहना करते हैं, हमारी इस चित्रकला को पसंद करते हैं और उसे प्यार देते हैं। अपने घरों में उसको स्थान देते हैं, अपने देश में उसको जगह देते हैं, अपने स्कूल में, लाइब्रेरी में, हॉस्पिटल में, रेल में जगह देते हैं। यहाँ तक कि जो संपूर्ण क्रांति ट्रेन चल रही थी, मुजफ्फरपुर से जाती थी दिल्ली की ओर, उस ट्रेन में मैंने देखा था कि पूरे ट्रेन मधुबनी पेंटिंग से, हमारा पेंटिंग से सजा हुआ है। यहाँ तक कि मधुबनी
डिस्ट्रिक्ट को देखिएगा या पटना जंक्शन को देखिएगा, बिहार के कुछ रेलवे जंक्शनों को देखिएगा, तो वहाँ पर मिथिला पेंटिंग से पूरा जंक्शन सजा हुआ है। आपको देख करके बहुत हैरत होगी और बहुत अच्छा लगेगा। मन लुभावन पेंटिंग हमारी आज की बच्चियाँ, कुछ बच्चे, हमारे माता पिता उम्र के कुछ माता पिता और बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट इस पेंटिंग से जुड़े हुए हैं। इस पेंटिंग में अपनी कैरियर बनाते हैं। वो पेंटिंग कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, 2 लाख तक में बिकता है। कलकत्ता में अमार सोनार कुटीर है, वहाँ पर इस पेंटिंग की प्रदर्शनी लगती है और वहाँ भी हस्तकला को ये अपने देश में भी नहीं, पूरे विदेश में भी, फॉरेन कंट्रियों में भी अपनी विरासत को बचाने की एक पहल चलती है और इसे संग्रहालय में सहेज कर रखा जाता है अपने अपने दर्शकों को, पर्यटकों को देखने के लिए। और इस प्रकार से हम अब और आते हैं कि हमारा ये चित्रकला जो है विभिन्न पर्व त्योहारों के लिए, विवाह के लिए, पारिवारिक अनुष्ठानों के साथ जुड़ी हुई है दोस्तों। और मधुबनी चित्रकला के 2 रूप हैं। पहला रूप भित्ति चित्र हमने कहा था, जो दीवालों पर माँ बहन बनाया करती थी आज से 1942 के पहले से। और अब क्या है, वो चित्रकला धीरे धीरे आज के बच्चों, आज के युवाओं, आज के व्यक्तियों के लिए कागज पर उतर आया है। और उस पेंटिंग का जो पेंट है, कलर है, वो विभिन्न कंपनियां फैब्रिक्स कलर इस तरह से कलर तैयार करती है और हमारा ब्रश से अभी पेंटिंग होता है। पहले के जमाने में बांस से कुचियां तैयार होती थी और प्राकृतिक रंगों से पेंटिंग की जाती थी, लेकिन आज बहुत सारे प्राकृतिक साधनों के अलावा कृत्रिम साधन भी हमारी फैक्ट्रियां कलर को तैयार करती है, बहुत सारी कंपनियां, और मार्केट में मिलती है दोस्तों। तो दूसरा जो रूप है वो अरिपन चित्र कह सकते हैं या भूमि चित्र। जब हमारे घर में पूजा पाठ होता है, अनुष्ठान होता है, तो हमारी माँ बहन क्या करती है, आंगन को बढ़िया से नीप करके उसमें बीच में अर्पण बनाती है। बहुत सुंदर सुंदर, आप मेहंदी डिजाइन को भी फेल कर सकता है, इतना सुंदर सुंदर अर्पण है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भित्ति चित्रों में देवी देवताओं का, जैसे कृष्ण भगवान राधा हो गया, राम सीता हो गई, सीताराम कहिए, इस तरह से कोहबर घर का, हाँ, पंछियों का, मोर का, तोता का, हाँ, इस तरह से आपका ये बनाया जाता है। शादी होने के बाद दुल्हन कहार से जा रही है, पालकी में कहार उसे ले जा रहा है, इस तरह का चित्रण जो है मिथिला पेंटिंग में अक्सर देखने को मिलता है, जिसे आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। अब आप इस तरह से पशु पक्षियों के बारे में भी चित्रकला मधुबनी पेंटिंग के माध्यम से दिखाया जाता है और कहा जाता है कि कामदेव और रति जो है उनका भी हमारे इतिहास में है कि मिथिला पेंटिंग के माध्यम से उनको दर्शाया गया है। इसी तरह से और हम आगे बढ़ते हैं और यह पेंटिंग वास्तविकता की खोज नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि उस पेंटिंग को देखने पर आपको लगेगा कि राम भगवान का चित्र है तो राम ही होगा, एकदम सच में राम आ गया, ऐसा नहीं है। पर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ राम है, ये सीता है, ये कृष्ण भगवान है, ये राधा है, एक सिंबल है, एक प्रतीक है, संकेत है। हूबहू सिनेमा की तरह या कैमरा के डिजिटल कैमरा की तरह तस्वीर उसमें नहीं आएगी। वो कला है दोस्तों, चित्रकला है और कला निखरती है, वास्तविकता धीरे धीरे उसमें आने लगती है। तो इस प्रकार से हम जो इस चित्रकला के माध्यम से पशु पक्षी को, पेड़ को, फूल को, फल को, स्वास्तिक का निशान को, दीप को, देवी देवताओं के तस्वीर को बनाने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे इसमें भी आपका बहुत सारे मस्तिष्क लगे रहते हैं कि कैसे इसका डेवलपमेंट हो। बहुत सारी संस्थाएं हमारे जिला में, हमारे राज्य में काम कर रही है। इस पर हमारे देश की सरकार, मुख्यमंत्री, सारे पर्यटन विभाग लगे रहते हैं विकास करने के लिए। मधुबनी शैली के चित्रों में चित्रित वस्तुओं का मात्र सांकेतिक स्वरूप दिया जाता है, जो जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया है। और इस चित्रकला के प्रमुख कलाकारों को भी इसका उद्देश्य आता है, इस कलाकार का पूरा उद्देश्य आता है। ऐसे कलाकारों में सिया देवी हमारे प्रमुख कलाकार हैं, माता है, महिला है, और कौशल्या देवी, शशिकला देवी, इस तरह की लिस्ट में अभी हजारों, सैकड़ों हजारों नाम है दोस्तों।
किस किस का नाम बताऊं, लेकिन अपने पूर्वजों को हम, अपने विरासत को हम नहीं भूल सकते हैं। उन लोगों में भगवती देवी आदि का नाम बड़े गौरव के साथ मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में अपने बिहार राज्य ही नहीं पूरे विश्व भर में लिया जाता है, जिन लोगों को सरकार ने समय समय पर पुरस्कृत भी किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह चित्रकला अपने स्थानीय परिवेश से निकल करके सीमा को लांघते हुए असीमित हो गया, विदेशों तक पहुंच गया, हमारे देश के पड़ोसी राज्यों तक पहुंच गया और सभी जगह जो है प्रशंसा का पात्र बना है। आप देखते होंगे दोस्तों कि जब भी कोई मंत्री टीवी पर आता है, स्क्रीन पर आता है, किसी मंच पर पहुंचता है और कोई विदेशी आते हैं तो उन्हें मिथिला पेंटिंग दे करके भेंट दिया जाता है। उसमें बहुत गौरव का मान होता है, वो हमारा गौरव है। हम मिथिला पेंटिंग के माध्यम से एक पेंटिंग ही नहीं दे रहे हैं, पूरे बिहार का, पूरे भारत का सम्मान दे रहे हैं। खास करके नारियों को सम्मानित करते हुए उस पेंटिंग को दर्शा रहे हैं। अपने बिहार का गौरव, हमारा ऐसा गौरव अतीत रहा है, इतिहास रहा है, और आज भी वर्तमान में हमारी पेंटिंग जो है दुनिया में प्रसिद्धि पाई हुई है। इस चित्रकला में आपको पहले ही बता दिया कि जापान के तोकामाची शहर में मधुबनी पेंटिंग का संग्रहालय तक दोस्तों बनाया गया। यह इसकी प्रसिद्धि और ख्याति का ही परिणाम है। और इतना ही नहीं, आपको मैं एक बात और बता दूं कि अभी हाल ही में दोस्तों 2024 का जो पुरस्कार दिया गया है, वह पुरस्कार मधुबनी चित्रकला में, आपको मैं ये बता दूं कि पासवान शेड्यूल कास्ट को कहा जाता है। आप थोड़ा सोचिए, मेरा यहाँ कोई जाति सूचक की बात नहीं है, मैं मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ कि एक ऐसा समाज जिसको आप पिछड़ा समाज कहते हैं, अत्यंत पिछड़ा भी कहते हैं, उससे भी निचली में शेड्यूल कास्ट कहते हैं, अनुसूचित जाति कहते हैं, सूची जातियों की सूची में सबसे पीछे सूचित किया गया है। आप देखिए, और वह तबका भी मिथिला पेंटिंग को जानता है, अब समझने लगा है। वो चूल्हा चाकरी से निकल करके, घर की काम कलाओं से निकल करके वह पेंटिंग की दुनिया में, कहने का मतलब एक कैरियर की दुनिया में लगा हुआ है, अपना एक जीवन का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में लगा हुआ है। दोस्तों इतना ही नहीं, यह जो है आपको भी मोटिवेशन कर रहा है कि हम आप घर में बैठे नहीं रहे हैं, मिथिला पेंटिंग ही नहीं सही, किसी और कैरियर को भी चुने तो लगनशील रहे, प्रयत्नशील रहे, काम करें। दोस्तों और आपको एक चीज बता दें कि यह पद्मश्री अवार्ड राष्ट्रपति जी ने दिया, और साथ ही साथ आपको और भी चीज बता दें, यह 2024 का पुरस्कार था। इससे पहले भी जगदम्बा देवी एक थी हमारी माता, वो माता जो है आपका भट्टचौर कोई गांव है, वहां की ये महिला थी, और उनके द्वारा जो बनाए गए पेंटिंग्स थी वह कई देशों में संकलित है। दोस्तों उनकी कुछ पेंटिंग्स साबरमती आश्रम में भी प्रदर्शित हुई। इतना ही नहीं, जो एक अलग पहचान रखती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ज्यादातर पेंटिंग धार्मिक कहानियों पर आधारित और महाकाव्यों पर आधारित बनाई है, जिसका एक अलग स्वरूप है, अलग आकार है, अलग गहराई है। इनमें गहरे और हल्के रंगों के अद्भुत रंगों का मिश्रण है। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा कोई अगला टॉपिक लेकर के। तब तक परमानंद जी का नमस्कार।